कैसा लग रहा है? वैसे ये स्टाइल के लिए नहीं लगाया गया, ये लाइट से बचने के लिए लगाया गया। चलिए सुनिए अब। सबसे पहले ये बताइए कि आप पूरा सिलेबस खत्म कर लिए, प्री बोर्ड एग्जाम देकर आए, एग्जाम कैसा गया आपका? एग्जाम जब आप दे रहे थे तो क्या आप ये फील कर रहे थे कि क्वेश्चन जो भी आया था या जो भी था वो सब पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है? तो अब अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व किए कि नहीं। छापे थे। चलिए ठीक है। सुनो सुनो, अब हमारी बात सुनो। आप जो कुछ भी किए थे, छापे थे या अपने मन से लिखे थे, हमको इस बात से लेना देना नहीं है। वो प्री बोर्ड था, इसमें थोड़ा नॉर्मल रहा होगा, चोरी चमारी चलवे करता होगा। फाइनल फाइनल बोर्ड एग्जाम जब होगा तो ये स्थिति परिस्थिति नहीं रहेगी। वहां पर बातें कुछ अलग होगी, और वहां आप यदि तैयार होकर नहीं जाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो सबसे पहले ये कि यदि क्वेश्चन का आंसर आप नहीं कर पाए तो उसमें जरूर कहीं ना कहीं आप कसर छोड़े थे, याद नहीं रह पाया, रिवीजन नहीं किए, या कारण जो भी रहा हो, क्वेश्चन नहीं बन पाया, चोरी करके बनाए या नहीं बनाए वो सब दूसरा बात है। यदि आप एग्जाम दिए तो सब सेंटअप हो ही जाएंगे, सब लोग आगे बढ़ ही जाएंगे। आज क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है, और इस कोर्स का हमारा जो मुख्य मकसद है वह यह है कि बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे 80 85 90 प्लस नंबर आए, जो जिस लेवल के हैं। लेकिन इस कोर्स में शामिल होने वाले हर एक आदमी को टारगेट रहता है हमारा कि 80 प्लस नंबर आए। 80 से कम नंबर लाए तो फिर क्रैश कोर्स सर करने का कोई फायदा नहीं है, वो तो ऐसे भी आ जाएगा। 35 40 नंबर तो ऐसे भी सबको आ जाएगा। तो हमारा टारगेट यदि 80 प्लस लाने का है तो उसमें आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। पहले कुछ चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइए। आज क्रैश कोर्स का पहला क्लास है, पढ़ाई थोड़ी कम होगी और तरीका थोड़ा पहले समझेंगे। सबसे पहली बात ये कि अब यहाँ पर हम लोग बैठ के रिसर्च नहीं करेंगे। जो काम हम रेगुलर बैच में करते रहे, ये करेंगे तो क्या होगा, वो करेंगे तो क्या होगा, ऐसे कर देंगे तो क्या होगा, अब ऐसे वैसे कुछ नहीं होगा। अब होगा वही जो एग्जाम में पूछा जाता है। हम आपको सालों भर एक बात बराबर कहते रहे हैं। सुनिए, हम एक बात बराबर आप सबको कहते रहे हैं कि पूरा साल जो पढ़ाई हुआ उसमें हमारा प्रयास ये था कि आपको हम केमिस्ट्री में इंटरेस्ट जगा दें, आप केमिस्ट्री पढ़ने लगें। लेकिन अब जो हमारा काम है वह ये नहीं कि आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट जगाना है, 2 ढाई महीना में या 1.5 महीना में इंटरेस्ट जगने वाला नहीं है। एग्जाम में हम काम कैसे बेहतर, एग्जाम में कैसे लिखें ताकि हमको 80 प्लस नंबर आए, इस पर काम होगा। तो हम बोलेंगे लगभग हर बात, लेकिन लिखेंगे बस उतने बात जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरी बात, सीबीएसई और बिहार बोर्ड, दो तरह के लोग जनरली यहाँ पढ़ते हैं। आईसीएसई वाले लोग भी रहते हैं। तो थोड़ा सा अंतर क्या है, सिलेबस आप दोनों का सेम नहीं है। सीबीएसई वाले को 4 चैप्टर नहीं पढ़ना है। सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये 4 चैप्टर उसको नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको पढ़ना है। क्योंकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का क्लास बिल्कुल पैरेलल लेके चलना होता है ऑनलाइन क्लास की वजह से। इसीलिए उस सब का जो क्लास स्टार्ट हुआ है वह सॉल्यूशन से स्टार्ट हुआ है, सॉलिड स्टेट नहीं स्टार्ट किए। आप याद कीजिए, शुरुआत में भी सॉलिड स्टेट याद है, बाद में पढ़ाए थे, पहले सॉल्यूशन ही ना पढ़ाए थे। तो आज जो शुरुआत हम लोग करेंगे पढ़ाई की, उसमें सॉल्यूशन चैप्टर से ही शुरुआत करेंगे। पहले सॉल्यूशन पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे, फिर इनऑर्गेनिक का 2 चैप्टर पढ़ेंगे, फिर ऑर्गेनिक का सब चैप्टर पढ़ेंगे, और फिर वापस सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे। रेगुलर क्लास में सारी बातों को खत्म किया जा चुका है। तो आज जो शुरुआत होगी चैप्टर की वो होगा सॉल्यूशन विलियन, दूसरा यूनिट। पढ़ेंगे सब, एक तरफ से छूटेगा कुछ भी नहीं। पढ़ने का क्या तरीका होगा वह समझ लीजिए। हम जैसे पहले क्या करते थे ना कि हेडिंग लिखते थे कथनानुकूलनयन, फिर उसको समझाते थे, फिर लिखाते थे, इस तरह की चीजें हुआ करती थी। अब वो चीज नहीं होगा। अब थोड़ा अलग पैटर्न पर हम लोग पढ़ेंगे। जितना भी चीज पढ़ेंगे हम वह सब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। कि एग्जाम में
ये चीज तुमको इस तरह से पूछा जाएगा, इसका जवाब तुमको इस तरह से देना है, ऐसे करेंगे। जितना भी सब्जेक्टिव है, सब सब्जेक्टिव जब खत्म हो जाएगा एक चैप्टर का, तब आपको उसी चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव का एक सेट मिलेगा। जो लोग नए हैं उनको नया मिलेगा, जो लोग पुराने हैं उनको ऑलरेडी मिला हुआ है। आप याद कीजिए, सॉल्यूशन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का सेट मिला था ना 50-55 क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन आप रखे हुए होंगे। यदि नहीं रखे हुए होंगे तो फिर 5-10 रुपया में ले लीजिएगा। यदि रखे हुए होंगे, हम तभी उसी समय बोले थे कि उसको संभाल के रखिएगा। यदि नहीं रखे होंगे तो प्रिंट करवा देंगे, और यहाँ ऑफिस से ले सकते हैं, नहीं तो बाहर से कहीं से जिरॉक्स करवा लीजिएगा। आप स्वतंत्र हैं इसके लिए, लेकिन वो जरूरी है। तो जब पूरा सब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा तब आएंगे ऑब्जेक्टिव पर। अब जैसे मान लीजिए कि एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का है, तो सभी क्वेश्चन को एक एक करके, सब क्वेश्चन को हम खुद सॉल्व करेंगे। पहले आपको बोला जाएगा कि आप सॉल्व करके आइए, लेकिन हम फिर भी सॉल्व करेंगे ताकि आप ये समझ सकें कि आप जो सॉल्व करते हैं, आपके अटेम्प्ट लेने का तरीका और हमारे अटेम्प्ट लेने का तरीका कितना अलग है। कैसे आप काम करें ताकि आप शॉर्टकट में चीज़ों को बेहतर तरीके से कर सकें, कहाँ पर आप गलती किए हैं, क्या सही था क्या गलत, इन सब चीज़ों का एहसास आपको होना चाहिए। और तीसरी बात और लास्ट बात, जो भी चीज़ आप कॉपी में अब लिखेंगे वह एक न्यू कॉपी होना चाहिए, और क्वेश्चन का आंसर एक सीक्वेंस में जाएगा, जैसे आप बोर्ड एग्जाम में जिस आंसर को लिखते हैं। ये नहीं कि जैसे मन हुआ अंधाधुंध लिखते चले गए। राइटिंग स्किल बहुत मायने रखता है, आप किस तरह से आपका लिखावट है, कहाँ से लिखना चाहिए, कैसे हेडिंग पड़ेगा, इन सभी बातों का खास ख्याल रखेंगे ताकि 1.5-2 महीना में आंसर लिखने का तरीका आपको पता चल जाए। देखो, हम सरकारी व्यवस्था में भी रहे हैं टीचर, और प्राइवेट में तो बहुत दिन से हैं। एक टीचर को क्या चाहिए आपके कॉपी से ताकि आपको वो नंबर एकदम दिल खोल के दे, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप इस साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे तब तक आप बेहतर नंबर ला ही नहीं सकते हैं एग्जाम में। खूब लिख दीजिएगा लेकिन नंबर नहीं आएगा। राइटिंग स्किल बहुत मायने रखती है। इन सभी चीज़ों को, राइटिंग स्किल के बारे में जनरली आपको इंग्लिश के टीचर या हिंदी के टीचर, जो लिटरेचर वाले लोग होते हैं, वो सिखाते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ हमको थोड़ा समझाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आप इस चीज़ में कमज़ोर पड़ते हैं। तो इन सभी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। आज जो क्वेश्चन हम करवाएंगे वो कल हम आपसे पूछेंगे। संभव नहीं है कि हम सबसे पूछें, एक तरफ से पूछें, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन जो 2-4-10 को से पूछेंगे वो आप ही में से कोई होंगे, और वो कौन होंगे वो आप जानिए। याद नहीं रहेगा तो आपके आज्ञा मिलने के बाद आपको पीटेंगे। आज्ञा कैसे मिलेगा? जिस दिन हम आपको खड़ा करेंगे उस दिन पेज पर आपसे लिखवा लेंगे कि लिखो। यदि तुम कहोगे कि नहीं पीटिए तब पीटेंगे, कहोगे कि नहीं सर नहीं पीटिए, तो लिखवा लेंगे। पहले पेज पर लिखो कि हम फेल होंगे तो हमारी कोई जिम्मेदारी, मतलब हमारे बारे में कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारा अपना है। हम पढ़े नहीं पढ़े, आप खाली पढ़ाइए, तभी हम छोड़ेंगे, नहीं तो मारेंगे बहुत मार। तो हर दिन पढ़ाई होगा, हर दिन पूछताछ होगा, और उसमें यदि आप गड़बड़ करते हैं तब फिर मारपीट भी होगी। शुरू में हिदायत देंगे ताकि आप संभल जाएं, नहीं संभलिएगा तब तो व्यवस्था होबे करेगा ना। तो आइए बिना देर किए हुए चैप्टर का को शुरू करते हैं। लिखेंगे यूनिट 2। सभी लोग नया कॉपी जो लिए थे वो ले लीजिए। यूनिट 2 चैप्टर का नाम है विलियन। हो गया, लिख लिए? शुरुआत करें। देखो, विलियन के बारे में आपको बताया गया कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलियन कहते हैं। मिश्रण 2 प्रकार का होता है, एक होता है समांगी और एक होता है विसमांगी। समांगी विलियन, समांगी मिश्रण ऐसे होते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जब आपस में मिलाओगे तो पूरे विलियन में वह समान रूप से फैल जाता है और हर जगह उसका गुण एक समान रहता है। मिलाने के बाद आप उसको दोबारा उसी रूप में उसी वक्त अलग नहीं कर सकते। लेकिन विसमांगी विलयन में ऐसा बात नहीं होता है। विसमांगी विलयन में हर जगह गुण एक जैसा नहीं होता है, और तुरंत उसको आप अलग भी कर सकते हैं। जैसे पानी में आप पत्थर मिला दीजिए, कंकर मिला दीजिए, पानी में घुलेगा नहीं,
आप चाहेंगे तो हाथ डालेंगे पानी में, कंकर को निकाल के अलग कर देंगे, पानी अलग कंकर अलग हो जाएगा। ये हो गया विसमांगी, जो मिला नहीं। और पानी में यदि आप नमक को मिलाएंगे तो नमक पानी में पूरी तरह से घुल जाता है, और पानी में यदि नमक पूरी तरह से घुल जाएगा तो आप चाहेंगे कि तुरंत में हाथ देके निकाल लें नमक को, तो ये चीज़ संभव नहीं है। तो ये हो गया समांगी मिश्रण। तो जो मिश्रण समांगी होते हैं वही विलयन कहलाते हैं। विलयन में दो बातें होती थी, एक था विलय और दूसरा था विलायक। जो कम मात्रा में रहता है उसे कहते हैं विलय, जो ज़्यादा मात्रा में रहता है उसे कहते हैं विलायक। यदि दो द्रव का विलयन आप बना रहे हैं और यदि दोनों की मात्रा समान है तो उसमें हम किसी एक को विलय और किसी एक को विलायक मान सकते हैं। जल प्रायः विलायक का काम करता है। फिर आपको बताया गया इसी में विलय के मात्रा की इकाई। आप याद कीजिए, ये दो तरह का मात्रक हुआ था, भौतिक मात्रक और दूसरा रासायनिक मात्रक। भौतिक मात्रक में था परसेंटेज वेट बाई वी, परसेंटेज वी बाई वी और परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। और रासायनिक मात्रक में था नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज और पार्ट्स प्रति मिलियन। इस रासायनिक मात्रक मात्रक में तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन आने का संभावना 100% है। और इसको हम क्वेश्चन के रूप में लिखेंगे। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। निम्न पद को परिभाषित करें। ए नंबर में मोलरता, बी नंबर में मोललता, सी नंबर में मोल प्रभाज, और कभी कभी डी नंबर भी पूछ देता है। वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको भी आप लिख लीजिए। दो तरह के पेन का यूज करेंगे। क्वेश्चन सब आप लिखिएगा रेड पेन में, और आंसर सब का सब लिखिएगा ब्लू पेन में। यदि आज आपके पास पेन नहीं है तो कोई बात नहीं, अगला दिन से आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और घर पर जाके इसका फेर बनाने का जरूरत नहीं है। घर पर जाकर आप टोटल रटने का काम करेंगे, अब लिखने का काम कम करेंगे। लिखने वाला काम बस यहीं तक। हो गया। अब देखो आंसर लिखने का क्या तरीका होता है। जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, चेंज करें इसको। एग्जाम में जब आपको ये क्वेश्चन मिलता है तो ऐसा तो है नहीं कि आप क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन को तो नहीं लिखते हैं ना। यदि आप लिखते हैं तो गलत करते हैं, क्वेश्चन नहीं लिखना है। और जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है और आपको इसका आंसर लिखना है, तो आपको क्या करना चाहिए वो सुनिए। सबसे पहले आप लिखेंगे कि भाई ये क्वेश्चन नंबर 1 है। जैसे मान लो कि ये पूरा का पूरा कॉपी है, ये पूरा का पूरा कॉपी है, तो आप एक चौथाई छोड़ दें। मान लीजिए कि आप ये चौथाई छोड़ दिए। आप लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 लिखने के बाद आप इसका आंसर लिख रहे हैं तो इतना करके नीचे वाले लाइन से शुरू कीजिए लिखना, ठीक है। अब बताओ पहला क्या क्या था। पहला मोलर था। पहला यदि मोलरता था तो हम ए नंबर लिख देंगे और हेडिंग डाल देंगे मोलरता। एक और बात, चूंकि आप हिंदी मीडियम में हैं, कुछ शब्द यदि इंग्लिश में आप लिखते हैं ना आप अपने आंसर बुक में, तो वो थोड़ा आकर्षित करता है कॉपी चेक करने वालों को। उसको लगता है कि ये विशेष ध्यान दे रहा है चीज़ों पर, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ता है जो कॉपी आपका चेक करेगा उस पर। सबसे अच्छी बात है कि क्वेश्चन में हिंदी और इंग्लिश दोनों रहता है। तो इस तरह के हेडिंग को जरूर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा कीजिए, और जो उसका सिंबॉलिक फॉर्म है उसको भी आप लिखा कीजिए। जैसे मोलरता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोलरिटी। देखो बहुत सारे लोगों को याद है, इसलिए याद है क्योंकि आप पढ़े हैं तो उसमें इतना नहीं इसका यूज हुआ था कि याद हो गया। चलो अच्छी बात है। इसको सूचित सूचित किस चीज़ से करते हैं, कैपिटल एम से। अच्छा, जब आप हेडिंग लिखते हैं तो यहाँ तो हम चूंकि अंडरलाइन कर दिए, चूंकि ये फ्लैट है बिल्कुल, वहाँ पर अंडरलाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हिंदी लिखने के बाद इंग्लिश जो लिखते हैं इसमें नीचे सटाकर ये नहीं करना है। एक आध वर्ड यदि इंग्लिश का आता है तो आप नीचे वाले लाइन में सटाकर नहीं लिखेंगे। आप मोलरता जैसे लिखें ऊपर ऊपर ही लिख के निकल जाइए, नहीं तो फिर आपको नीचे जब आप लिखेंगे तो दिक्कत होगा। जैसे इसी मोलरिटी को यदि आप यहाँ पर सटा के लिख दीजिएगा यहाँ पर,
अब मान लीजिए कि यहाँ पर आपको में लिखना है तो कैसे लिखिएगा, फिर वो में नीचे चला जाएगा, एक आर में दिक्कत हो जाएगा, तो ये नहीं करना है। अब इसका परिभाषा आप याद कीजिए, इसका क्या परिभाषा हम पढ़े थे। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, यही था ना। तो बिल्कुल यहीं से अब लिखना, नीचे वाले लाइन में यहीं से लिखना शुरू करेंगे। आप भी लिखिए, लिखिए 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अब एक चीज देखो, यहां पर ये हुआ परिभाषा, और इसके बाद हम इसको किस चीज से सूचित करते हैं, कैपिटल एम से, तो ये बात लिखना पड़ता है। अब यहाँ इधर इधर देखो, अच्छा पहले पूरा कर लो तुम। बढ़िया आगे देखो इधर। अब इसमें हमको, इधर सुनना, इसमें हमको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि इसे कैपिटल एम द्वारा सूचित किया जाता है, ये अभी हम लिखने वाले हैं। पैराग्राफ चेंज करने का बहुत सारे लोग क्या मतलब समझते हैं कि पैराग्राफ चेंज करने का मतलब ये है कि ऊपर वाला लाइन जहां खत्म हुआ है वहीं से नीचे वाला लाइन शुरू होगा। जैसे ऐसे यदि हम लिखें कि इसे कैपिटल एम द्वारा सूचित किया जाता है, तो ये लिखावट बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। पैराग्राफ चेंज करने का मतलब क्या होता है, आप इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। ऊपर वाला लाइन आपका कहीं भी खत्म हुआ हो, पैराग्राफ चेंज करने का मतलब होता है कि जैसे आप कॉपी का 1/4 छोड़े हैं ना, तो आप दो, मतलब 1/4 छोड़े हैं उतना जगह और आप इधर ले लीजिए और हमेशा वहीं से लिखिए। जैसे यदि हम यहाँ पर पैराग्राफ चेंज करें, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसे कैपिटल एम द्वारा सूचित किया जाता है, ये तरीका सही है। यदि आप इसे यहाँ लिखते फिर अगला लाइन में चले जाते तो ये गलत तरीका था। और अब ये लाइन कहीं खत्म होगा, फिर पैराग्राफ चेंज करना होगा, तो ठीक इसके नीचे में हम लिखेंगे। जब जब पैराग्राफ चेंज करना होगा तो इसके नीचे में लिखेंगे। ऐसे रेगुलर लाइन चलता रहेगा। लिखिए इसे कैपिटल एम द्वारा सूचित किया जाता है। आप याद करो इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते थे। जब आपको पूछा गया है परिभाषा, तो आप उसका डिटेल फॉर्मेट डालेंगे, मोल बाय वॉल्यूम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, विलय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। लिखिए पूरा, विलय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। चूंकि ये फॉर्मूला है तो आप इसको जरूर घेर दीजिएगा। या और करके हम चाहें तो लिख सकते हैं कैपिटल एम बराबर ऊपर मोल और नीचे वॉल्यूम। तो ये शॉर्टकट फॉर्म है, आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं। तो इसको लिखने के बाद इसको लिखें। अब देखो मोलरता में, अब बताओ कोई ऐसा बात है जो छूटा हुआ है, हर एक बात लिखा जा चुका है।
परिभाषा लिख दिए, किसी से सूचित करते हैं ये लिख दिए, इसका मैथमेटिकल डिटेल एक्सप्रेशन क्या होता है ये लिख दिए, इसका मैथमेटिकल शॉर्टकट एक्सप्रेशन क्या होता है ये लिख दिए। और इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा अब इसमें कुछ भी नहीं लिखना है। अब आ जाइए बी नंबर पर। तो मोलरता यदि निकालना हो तो केवल दो चीज चाहिए, क्या क्या चाहिए? विलय का मोल और दूसरा विलयन का आयतन। आयतन किस में चाहिए? लीटर में। अच्छा, किसी भी पदार्थ के ग्राम को हम मोल में कैसे बदलते हैं? मॉलिक्यूलर वेट से भाग देके। इस पर क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर बताएंगे इसको। लिखिए तो, बी नंबर लिखेंगे मोललता। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? मोललिटी। और इसको सूचित किया जाता है स्मॉल m से। अब देखो उसमें और इसमें क्या अंतर है? वो था 1 लीटर विलियन में उपस्थित, यह है 1 केजी विलायक में उपस्थित। विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। लिखिए खुद से, देखो परिभाषा। 1 केजी विलायक में उपस्थित 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलय के मोलों की संख्या को जब हम आपको पूछेंगे खड़ा करके, उस समय हम आपका कॉपी भी चेक करेंगे कि आपका लिखावट कैसा है, इसीलिए लिखावट पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आपको यदि लगे कि हम बहुत तेज चल रहे हैं तो बोलिएगा, हम स्लो हो जाएंगे, अपने पास टाइम बहुत ज़्यादा है। हम बोले ना कि एक बार यदि केमिस्ट्री का सिलेबस ख़त्म हो गया ना, तो अब दोबारा 2-3 बार ख़त्म किया जा सकता है, इतना टाइम है। एक के बार दोबारा फिर समाप्त करना है ना क्रैश कोर्स में, फिर समाप्त करना होगा तो देख लेंगे, एग्जाम के बाद फिर से कर लेंगे एक बार। 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को आराम से लिखिए, लेकिन अक्षर बना के ढंग से लिखिए, लगे आप कुछ ये फील कीजिए कि आप एग्जाम हॉल में लिख रहे हैं, उस हिसाब से लिखिए ताकि आपको एक आदत पड़ जाए उस तरह से लिखने की, तो मोललता कहते हैं। अब पैराग्राफ चेंज करना है तो यहीं से नहीं लिखेंगे, इसे स्मॉल एम द्वारा सूचित किया जाता है। कहाँ से लिखेंगे? फिर यहाँ जहाँ से लिखें थोड़ा जगह छोड़ के इस तरह से, इसे स्मॉल एम द्वारा सूचित किया जाता है। स्मॉल एम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक, नो नो नो, हाँ ठीक है, विलायक का भार केजी में। क्रैश कोर्स का असली फायदा तुमको मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये सब चीज़ तो ऐसा है जिसको एक बार अपनों से प्रयास करता तो हो जाता। अच्छा, और करके इसी को शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे बताओ? स्मॉल एम बराबर मोल बटा केजी ना लिखेंगे? क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है मोललता को कैसे निरूपित किया जाता है। मोल पर लीटर, मोल पर केजी, बोथ नन ऑफ दिस क्या होगा? मोल पर केजी। मोलरता को कैसे निरूपित किया जाता है? मोल पर लीटर। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सांद्रण इकाई ताप पर निर्भर करता है? याद कीजिए, इसके बारे में कुछ बात बताया गया था।
वह हरेक सांद्रण इकाई ताप पर निर्भर करता है जिसमें आयतन से संबंधित बात हो, और वह हरेक सांद्रण इकाई ताप पर निर्भर नहीं करता है जिसमें आयतन की कोई बात नहीं हो। जैसे बताइए, मोललता ताप पर निर्भर करेगा या नहीं करेगा? ये नहीं करेगा क्योंकि इसमें आयतन नहीं है। ताप के बढ़ने घटने से आयतन बढ़ता घटता है, जिसके कारण जिस जिसमें आयतन रहेगा वह सब ताप से प्रभावित हो जाएगा, और जिसमें आयतन नहीं रहेगा वह ताप से प्रभावित नहीं होगा। तो ये दूसरा था, लिखेंगे तीसरा, सी नंबर। अच्छा, क्वेश्चन आपसे इसमें कोई दुए को पूछेगा, हम चार को लिखे हैं ना, क्वेश्चन दो ही पूछेगा, लेकिन अब परफेक्ट क्या पूछ देगा इतना तो हम भी भगवान तो हैं नहीं। एक कोशिश रहता है कि मोटा मोटी जो पूछता आया है, जो पूछता है उसके बारे में बात करें। तीसरा है मोल प्रभाज। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। परिभाषा लिखेंगे, एक मोल विलियन में उपस्थित किसी खास अवयव ब्रैकेट में विलय या विलायक के मोल की संख्या को मोल प्रभाज कहते हैं। इसे x द्वारा सूचित किया जाता है। आप याद करो, x बराबर हम लोग फॉर्मूला पढ़ते थे स्मॉल n बाय स्मॉल n प्लस कैपिटल N, और ये मोल फ्रैक्शन किसका हुआ करता था? विलय का। यहाँ पर स्मॉल n और कैपिटल N क्या है? स्मॉल n है विलय के मोल की संख्या, और कैपिटल N है विलायक के मोल की संख्या। अच्छा, याद है मूल प्रभाज निकालने का आपको एक ट्रिक बताया गया था कि जिसका भी मूल प्रभाज निकालना है उसके मूल को आप ऊपर रखिए और कुल मूल को नीचे रखिए, तो मूल प्रभाज निकल जाएगा। रिवीजन करने वाला काम आप उस कॉपी से करेंगे जो आप रेगुलर क्लास में पढ़े हैं, चाहे यहाँ पढ़े हों या कहीं और। रट्टा मारने वाला काम, याद करने वाला काम सिर्फ और सिर्फ इसी कॉपी से करेंगे। इसके अलावे कुछ चीज को नहीं देखना, ना कोई गेस पेपर देखना है, ना रेगुलर कॉपी देखना है, ना बुक देखना है, सिर्फ और सिर्फ इसको याद कीजिए। कहीं नहीं रहेगा इससे बाहर चीज। और समझिए भी, हम इस कोर्स को करवाकर आपको टॉपर नहीं बना सकते, लेकिन आपको 80+ नंबर आएगा, इस बात की गारंटी है। टॉपर बनने के लिए रेगुलर क्लास में जो चीज़ पढ़ाया हुआ उसको पढ़ना, लगातार बुक को पढ़ना, कंसेप्ट को लगातार अपडेट करना, चीज़ों पर बेहतरीन प्रैक्टिस करना, और एक अच्छा दिमाग चाहिए। जिनको होगा वो कर जाएंगे, हर साल कुछ ना कुछ लोग रहते ही हैं। डी नंबर लिखेंगे, पार्ट्स प्रति मिलियन।
पार्ट्स प्रति मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, या इसी को इंडिकेट किया जाता है पीपीएम के द्वारा। का परिभाषा, 1 मिलियन ग्राम, 1 मिलियन में कितना ग्राम होता है? 1 मिलियन ग्राम कितना ग्राम होता है? 10 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख होता है। 1 मिलियन ग्राम यानी 10 लाख ग्राम विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम भार को पीपीएम कहते हैं। इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो एक एक नियम पर निकालने का चीज़ है। लेकिन यदि कहीं पर लिखा हुआ रहे, जैसे आप याद कीजिए, याद है टूथपेस्ट में फ्लोरीन रहता है, उसमें 7 ppm फ्लोरीन रहता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है 10 लाख ग्राम विलियन में मात्र कितना ग्राम फ्लोरीन है? 7 ग्राम। इसका मतलब 10 लाख ग्राम विलियन में केवल 7 ग्राम फ्लोरीन है। यानी यह विलय की मात्रा की बहुत छोटी इकाई है। जब बहुत कम मात्रा में विलय को निरूपित करना होता है विलियन में, तब हम पीपीएम का उपयोग करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था। तो ये पहला क्वेश्चन थ्योरेटिकल टाइप था। अब दूसरा, तीसरा, चौथा क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप करेंगे। अब देखिए, मोलरता पर, मोललता पर और मोल प्रभाज पर एक एक मात्र क्वेश्चन करेंगे, और बेहद सिंपल पूछता है। जो पूछता है उसी क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करके आप लिखिएगा। लिखेंगे 80 ग्राम NaOH 500 ml विलियन में उपस्थित है। विलियन की मोलरता क्या होगी? अब देखो, इसका सॉल्यूशन कैसे बनाना है। ऐसे तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जनरली रहता है, लेकिन सब्जेक्टिव में रहे तो भी बताइए, कितना ग्राम NaOH है? 80 ग्राम NaOH। ग्राम से काम चलेगा क्या? मोलरता के लिए तो मोल चाहिए। तो ये हो जाएगा 80/40, यानी कितना मोल? 2 मोल। ये 40 कहाँ से आया? NaOH का मॉलिक्यूलर रेट, सोडियम का परमाणु भार 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, सबको जोड़िएगा तो आ जाएगा 40। किसी भी पदार्थ के ग्राम को यदि मोल में बदलना हो तो मॉलिक्यूलर वेट से भाग देते हैं। कितना ml है? 500 ml। 500 ml विलियन है। ml रहे या cc रहे, एक ही बात है। ml को लीटर में कैसे बदलते हैं? 1000 से भाग देते हैं। 500/1000 यानी 0.5 लीटर आ जाएगा। देखिए, मोल पता चल गया, वॉल्यूम पता चल गया। मोलरता का क्या फॉर्मूला होता है? मोल ऊपर और वॉल्यूम नीचे। वॉल्यूम किस में? लीटर में। अभी तुरंत पहले पढ़े थे ना ये नंबर में। तो यहाँ से बताओ, मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? 2 मोल/0.5 लीटर। दशमलव हटेगा, 5 × 20, यानी कितना आ जाएगा? इसको लिख दें 4 मोल/लीटर। यही हो गया आपका आंसर।
न्यूमेरिकल जो पूछता है ना एग्जाम में वो ऐसा ऐसा ही पूछेगा, एकदम हल्का हल्का पूछेगा। आप परेशान मत होइएगा कि न्यूमेरिकल नहीं बनता है, ये नहीं होता है, ये सब सोच सोच के ज़्यादा निगेटिव अपने आप को नहीं करना है। एग्जाम का जो न्यूमेरिकल होता है बहुत इजी होता है, और क्रैश कोर्स में जितना करवा रहे हैं उतना पर खाली आप कमांड कर लीजिए, आपसे न्यूमेरिकल भी बनेगा। अच्छा, एक सबसे बढ़िया बात देखो बिहार बोर्ड का क्या है। जैसे टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 35 बनाना, लेकिन क्वेश्चन कितना देगा? 70। अब देखो 70 क्वेश्चन देगा, बनाना है 35, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे, जरूरी थोड़ी है कि 70 का 70 बनाए। उसमें सेलेक्ट करेंगे कि 35 को हमसे कौन बनेगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन मिले तो आप अंधाधुंध बनाना मत शुरू कीजिए, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, 70 क्वेश्चन पर नजर दौड़ा दो, 70 क्वेश्चन को पढ़ो, और जो जो क्वेश्चन तुमसे बनने वाला है, लगता है कि हम ये बना देंगे, उसमें चेक मार दो। और 70 क्वेश्चन में सेलेक्ट कर लो कि ये सब बनेगा। मान लो 30 क्वेश्चन तुमसे बनेगा ऐसा तुमको लगता है, 30 में चेक मार दो, और उसके बाद क्या करो, उसको बनाना शुरू करो। बनाना शुरू करोगे तो मान लो कि यदि क्वेश्चन बन गया, जैसे ही बना उसको डबल टिक कर दो। डबल टिक करने से इंडिकेट हो जाएगा कि ये क्वेश्चन हम बना चुके हैं। जो बना चुके हैं, यदि आप कंफर्म है कि हाँ बिल्कुल वो सही है, ऑप्शन मिल रहा है, तो आप सीधे कलर कर दीजिए वो OMR को। अब मान लीजिए 30 बना दिए, फिर भी आपको 5 और बनाना है और अब नहीं पता चल रहा है, तो जो उस क्वेश्चन को ढूंढिए जो क्लोज है, जिसमें लगता है कि हाँ ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, जिसमें कन्फ्यूजन में है, बावजूद उसके यदि आपको लगता है कि नहीं अब नहीं कर पाएंगे तो अगल बगल से जुगाड़ कीजिए। दूसरा यही, तीसरा यही ना ऑप्शन हो सकता है। और यदि जुगाड़ अगल बगल से नहीं हो पाया तो अटक कर 25 उतार दीजिए, बोलो गंगा माई की सी। ऐसा ही ना चलेगा। तो वैसे में आप अटक कर 25 जा सकते हैं। अच्छा, चेक तो हर हाल में 35 को मारना है, इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कोई निगेटिव मार्किंग तो है नहीं। अब मान लीजिए कि 30 आप बनाए, 30 में 28 सही यदि हो गया, क्या कि आपको आ रहा था 30, अब 5 को मारे उसमें 21 को सही हुआ, फिर भी तो 29-30 के अराउंड में आप चले जाएंगे। 30 नंबर यदि आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाता है, और फिर इधर सब्जेक्टिव 35 नंबर का होगा, मान लीजिए कि इसमें 25 नंबर आपको मिल जाता है, तो 30-25 55 नंबर हुआ। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल में यदि मान लो कि तुमको 30 में 30 नहीं दे के 28 दे, 25 दे, तो 55-25 कितना नंबर होता है? 80। मतलब नॉर्मल वे में आप 80 नंबर ला सकते हैं। लेकिन यदि आप एकदम में नहीं पढ़िएगा और आप ख्वाब देखिएगा कि हमको 180 आ जाए 100 में, ये कैसे होगा? ये संभव है? तो थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। 3 होगा ना? पहला क्वेश्चन थ्योरेटिकल था, दूसरा न्यूमेरिकल, फिर ये भी लिखे न्यूमेरिकल टाइप। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया क्या? 3 लिखिए, लिखिए लिखिए, लिख दिए तो लिखिए। लिखेंगे। 630 ग्राम HNO3 1800 ग्राम जल में मिला है। विलयन की मोललता क्या होगी? सॉल्यूशन। मोललता के लिए मोल और केजी चाहिए। 630 ग्राम HNO3। HNO3 का मोलिकुलर वेट 63 होता है, तो 630/63 यानी कितना मोल हो जाएगा? 10 मोल। 1800 ग्राम जल कितना केजी होगा? 1800/1000, यानी ये 1.8 केजी होगा क्या? बताइए, मोललता बराबर हम लोग क्या पढ़े थे? मोल पर केजी, यानी मोललता बराबर हो जाएगा 10/1.8। यही होगा आंसर।
अंधड़ तूफान मचेले आते हैं सब। मूल प्रभाज पर क्वेश्चन अगला दिन करेंगे, लेकिन एक बात आज नोट करके लिख लेते हैं। क्रैश कोर्स में लिखे गए हर एक बात पर आपको फोकस करना है, एक भी चीज को इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम सिर्फ उसी चीज पर फोकस कर रहे हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी इसमें सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सुनिए, मोलरता में आयतन है, ताप पर निर्भर करेगा। नॉर्मलता में भी आयतन है, यह भी ताप पर निर्भर करेगा। ये लिखा है नहीं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर होता है ये। मोललता में मोल पर केजी है, इसमें आयतन नहीं है, यह ताप पर निर्भर नहीं करेगा। मोल प्रभाज में सिर्फ मोल है, यह भी ताप पर निर्भर नहीं करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मोलरता तथा नॉर्मलता ताप पर निर्भर करता है, लेकिन मोललता और मोल प्रभाज ताप पर निर्भर नहीं करता है। कोई पूछेगा क्यों, तो कहेंगे जिसमें भी आयतन टर्म रहेगा वह ताप पर निर्भर करेगा, क्योंकि आयतन ताप पर निर्भर करता है। लिखेंगे नोट में, लिखिए नॉर्मलता, यहां देख के लिख लीजिए, नॉर्मलता तथा मोलरता का मान नॉर्मलता तथा मोलरता का मान ताप पर निर्भर करता है। परंतु मोललता तथा मूल प्रभाज ताप पर निर्भर नहीं करता है। कल के लिए होमवर्क, जितना यहाँ पर लिखा हुआ है वो रटा हुआ होना चाहिए, पहला। दूसरा, सॉल्यूशन चैप्टर पूरा का पूरा रिवाइज करके आपको आना है। पढ़े हैं ना सॉल्यूशन चैप्टर, तो जो पढ़े हैं पूरा का पूरा रिवाइज करके आइएगा, कॉपी अपने पास में रखिएगा। यानी आपको 2 कॉपी के साथ हर दिन रहना है। जो चैप्टर चल रहा है उसका रेगुलर वाला कॉपी और क्रैश कोर्स वाला कॉपी आइडेंटिटी पेज। आइए कल।